ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला वर्ष मिथुन के लिए। एक जो पूरा वर्ष होता है, एक जो पूरा साल होता है, ये बहुत बड़ा समय होता है, बहुत बड़ा कालखंड होता है। एक वीडियो में इसका समावेश करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। जो बड़े ग्रह हैं, चलो ठीक है, उनकी बात करें, राहु केतु बृहस्पति शनिदेव, ये कभी कभी राशि बदलते हैं, लेकिन बाकी ग्रहों के संबंध बदलते रहते हैं इनसे, उनकी राशियां बदलती रहती हैं, उनके परस्पर संबंध बदलते रहते हैं। इसलिए जो वार्षिक राशिफल होता है वो केवल मैक्रो लेवल पर यानी कि बड़े स्तर पर बताया जा सकता है कि ग्रहों की स्थिति आपको या आपके जीवन को किस डायरेक्शन में लेके जा सकती है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किससे बचना है। इन सब चीज़ों को एक मैक्रो लेवल पर वार्षिक राशिफल में कवर किया जा सकता है। ऑब्वियसली मेरे चैनल पर मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक आते हैं, बड़े ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर यथासंभव वीडियोज आते ही रहते हैं, तो वो तो सब वहाँ पे डीप में कवर होता ही है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा, एक मैक्रो लेवल पर हम देखेंगे कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। और यकीन मानिए ये वर्ष बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। जैसा मैंने अभी 4 ग्रहों की बात करी, शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, ये तो राशि बदल ही रहे हैं, 4 ग्रह। और ये बार बार नहीं होता कि ये एक ही साल में राशि बदलें और इतनी पास पास राशि बदलें। यानी कि मार्च के अंत में शनिदेव राशि बदलेंगे 29 मार्च को, और मई में बाकी तीनों ग्रह राहु, केतु और बृहस्पति राशि बदलेंगे। इसके साथ ही बृहस्पति अतिचारी रहेंगे, उनकी स्पीड बहुत तेज होगी। इसलिए वो बृहस्पति जो साल में एक बार राशि बदलते हैं, 12 महीने के लिए राशि में रहते हैं, वो इस बार 6 महीने में ही राशि बदलकर साल के अंत में एक और बार अपने परिवर्तन के साथ मिथुन को छोड़कर कर्क में आ जाएंगे। तो बहुत कुछ घटेगा इस वर्ष। और इस वीडियो को थोड़ा सा अरेंज करने के लिए, ताकि आप लोगों को सहूलियत हो, मैंने इसको कुछ पार्ट्स में बांट लिया है। पहला पार्ट होगा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सेहत। दूसरा, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, धन। तीसरा, स्पेशल प्रेडिक्शंस कुछ मेरी तरफ से। चौथा, विवाह के योग हैं या नहीं हैं तो कब बनेंगे। करियर। छठा, व्यापार। सातवां, प्रेम संबंध। आठवां, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। नवा, संतान के योग हैं या नहीं हैं तो कब हैं। कुछ सावधानियां मेरी तरफ से, विद्यार्थी। और उसके बाद कुछ 4 श्रेणी के उपाय, कुछ सामान्य उपाय जो आप सभी को करने चाहिए, सेहत के लिए कुछ उपाय, धन, व्यापार, नौकरी के लिए कुछ उपाय, और प्यार और वैवाहिक जीवन के लिए कुछ उपाय। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। गाइडेंस प्राप्त करने के लिए वर्ष 2025 किस डायरेक्शन लेकर जाएगा, उसके लिए बहुत अच्छी वीडियो रहेगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। पुनः समझाने का प्रयास रहेगा मेरा कि टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत मत है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के साथ, यानी कि सेहत। सेहत कैसी रहेगी मिथुन वाले जातकों की इस वर्ष? मिश्रित है। थोड़े ऐसे समय आएंगे, कुछ ऐसे कालखंड आएंगे इस वर्ष में जहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है। मिथुन और जो कन्या, ये जो लग्न होते हैं बुध के, क्योंकि बुध अपने आप में एक रोग कारक ग्रह हैं, तो इसी कारणवश छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो बुध के लग्न वाले लोगों को यानी कि मिथुन और कन्या को चलती ही रहती है। अब इस वर्ष में कौन कौन से वो समय है जहाँ पर बहुत केयरफुल रहना है? सबसे पहले जनवरी का ही महीना होगा जहाँ पे मंगल पतित होकर आपके लग्न में गिर जाएंगे। मंगल वक्री दिसंबर में ही हो गए, तो जनवरी में उल्टे जाते जाते वो पतित हो जाएंगे। इसको ग्रह का गिरना कहते हैं, पतित होना कहते हैं, इंग्लिश में फॉलन प्लैनेट कहते हैं। पतित ग्रह कभी भी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो मंगल का लग्न में गिरना और उसके साथ छठे भाव के स्वामी होना, ये दोनों ही चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि 21 जनवरी से अप्रैल तक का टाइम सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मंगल की बात कर रहे हैं तो इंजरीज, सबसे पहले तो इंजरीज, चोट चपेट। और मंगल चौथे भाव को देख रहे हैं तो वहीकुलर एक्सीडेंट्स यानी कि वाहन दुर्घटना, इनके योग बनते हैं। तो बहुत केयरफुल रहिएगा।
इस समय मारक दशा चल रही है, मारक अंतर दशा चल रही है, तो और भी केयरफुल रहना है। मंगल का प्रभाव है तो बीपी की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर के इश्यूज आपको हो सकते हैं। मंगल छठे घर के स्वामी है तो बॉडी में पित्त का बढ़ना, एसिडिटी का बढ़ना, अपचन रहना, इंडाइजेशन रहना, ये प्रॉब्लम भी तंग करेंगी और इसके साथ ही मानसिक रूप से चिंताएं बहुत तंग करेंगी। तो ये मंगल वर्ष के शुरुआती भाग में ही आपको थोड़ी सी दिक्कत देना शुरू कर देंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो बुध नीच के हो जाएंगे 27 फरवरी को और अराउंड मई के स्टार्ट तक वो नीच के ही रहेंगे, यानी कि आपके मीन में। अब ये वो समय होगा जहाँ पर वो वक्री भी होंगे बीच में और इसके साथ उन पर ग्रहण भी लगेगा। 29 मार्च को यहाँ पर ग्रहण लगेगा 10वें घर में और इसमें आपके लग्नेश यानी कि बुध भी इन्वॉल्व होंगे। वो जब यहाँ पे 29 मार्च को होंगे तो ये 29 मार्च से करीबन 2-3 हफ्ते पहले और 2-3 हफ्ते बाद का समय भी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे लोअर बैक में दर्द, नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, स्किन डिसऑर्डर्स, चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग, ये सारे तंग कर सकते हैं। और यहाँ पे तो 6 ग्रहों का जमावड़ा होगा जब ग्रहण लगेगा, तो जिनको हृदय संबंधित रोग है ना, क्योंकि ये सारे ग्रह मिलकर चौथे घर को देखेंगे जो हृदय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, तो जिनको हृदय संबंधित रोग है उनको तो स्पेशली 29 मार्च के 2-3 हफ्ते पहले और 2-3 हफ्ते बाद तक बहुत केयर बरतनी है। तो यहाँ पर ये टाइम थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी जा सकता है। इसके बाद ग्रहों के गोचर पर अगर हम थोड़ी सी नज़र डालें, बड़े ग्रहों के गोचर पर, तो गुरु आपके लग्न में आ जाएंगे 14 मई को, शनि 29 मार्च को 10वें घर में आ जाएंगे, राहु 18 मई को आपके नवम भाव में और केतु तीसरे घर में 18 मई को ही। अब इसमें से जो 2 ग्रह सेहत पर बुरा प्रभाव डालेंगे वो हैं गुरु और राहु। गुरु क्यों? आप तो बोलेंगे कि गुरु तो बहुत अच्छे ग्रह हैं, वो तो हमेशा अच्छा ही प्रभाव देते हैं। अभी रिसेंटली किसी ने कंसल्टेशन में पूछा था कि उन्होंने कहीं से कोई कोर्स किया था 2 दिन का, तो बोल रहे थे कि गुरु तो हमेशा अच्छा ही प्रभाव देते हैं। तो मैं उनको समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, गुरु केवल अच्छा ही प्रभाव नहीं देते और शनि केवल और राहु केतु केवल बुरा ही प्रभाव नहीं देते। ज्योतिष अपने आप में कई चीज़ों को मिलाकर एक रिजल्ट देने वाली अप्रोच उसमें रखनी चाहिए। तो गुरु क्या है? ठीक है, शुभ ग्रह है, लेकिन वो आपके क्या है? आपके बाधकेश हैं और मारकेश हैं। तो मारकेश का लग्न में आना अच्छा नहीं होता सेहत के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको आपका वेट बढ़ सकता है, वेट इंक्रीज हो सकता है, आपको बहुत प्रकार के पेट की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें तंग कर सकती हैं। और इसके कारण ही, इसके साथ ही आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम भी बहुत तंग कर सकती है और एक प्रकार से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपके बहुत बढ़ सकते हैं। तो ये मई के बाद से गुरु का लग्न में आना, आपको बहुत केयरफुल वहाँ से अपने आप को रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट अपनी डाइटरी चेंजेस लाइएगा, क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और राहु का प्रभाव भी लग्न पर रहेगा, ये मानसिक रूप से, मानसिक दृष्टिकोण से बहुत तंग करेगा, क्योंकि राहु का लग्न को देखना, ऊपर से आपका लग्न के स्वामी बुध है जो बहुत तेज भागते हैं, साल में कई बार 2-3 बार वक्री हो जाएंगे, पतित भी होंगे साल के अंत में। तो मानसिक एवं शारीरिक कष्ट दोनों ही राहु दे सकते हैं और नवम में राहु कभी कभी लाइलाज बीमारी देते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत केयरफुल अप्रोच रखनी है कि राहु और ये राहु और गुरु का जो मिलन है ना, ये मानसिक रूप से व्यक्ति को कभी वही तंग करता है, क्योंकि व्यक्ति फिर सोचना बंद नहीं होता। और अगर ऑलरेडी आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, बुध पीड़ित है, तो आपके लिए मानसिक कष्ट यहाँ पर बहुत हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। 3 ग्रहण भी लगेंगे जो आपके सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। एक ग्रहण तो जैसे मैंने कहा 29 मार्च को लग रहा है, इसके साथ ही 21 सितंबर को भी एक ग्रहण यहाँ पे आपके लगेगा और फिर और साल के शुरुआत में 14 मार्च को भी एक ग्रहण आपके चौथे घर पे लगेगा। तो ये पीरियड वो होगा जब मंगल का प्रभाव भी होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं फिर से कहूँगा, जिनको हृदय संबंधित कोई भी रोग है उनको शुरुआती भाग जो है साल का, एटलीस्ट जून जुलाई तक का बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स कई प्रकार की आ सकती हैं। एकमात्र जो अच्छी चीज़ है वो केतु, तीसरे घर के केतु एक प्रकार से मंगल की तरह प्रभाव देते हैं। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में कई जगह लिखा है कि राहु शनि की तरह है, केतु मंगल की तरह है। ये एकदम आपको अप्लाई नहीं करना, लेकिन किसी किसी जगह पर ये एप्लीकेबल होता है। उसमें से एक ये है कि तीसरे घर के केतु, छठे घर के केतु मंगल की तरह सेहत को बचाने के लिए, दुश्मनों पर काबू पाने के लिए, स्किल्स के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं।
तो तीसरे घर के जो केतु हैं ये आपको अपनी प्रॉब्लम से, अपनी डिजीजेस से निकलने का भी मौका देंगे। कैसे? आप खुद बहुत एक्टिव रहेंगे। अगर आपको कुछ भी दिखता है कि प्रॉब्लम है तो आई थिंक आप उसको बहुत आराम से समझ पाएंगे और डॉक्टर्स की हेल्प से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेंगे। इसी कारण से ये वर्ष उतना बुरा नहीं रहेगा, केतु बचा लेंगे। लेकिन हाँ, जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा होगा, दशांतदशा खराब होगी, उनके लिए काफ़ी कष्टकारी टाइम हो सकता है। और क्या चीज़ें तंग कर सकती हैं? पुनः बोलूँगा, जिनको हृदय संबंधित रोग है ध्यान दीजिएगा। जो डायबिटीज़ के एकदम मुहाने पे रहते हैं और शुगर बहुत बढ़ती चढ़ती है लेकिन अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ, उनको इस वर्ष में डायबिटीज़ का डायग्नोसिस हो सकता है। आँखों के रोग बहुत तंग करेंगे, जहाँ पे आँखों की ड्राइनेस भी है, आँखों का इन्फेक्शन भी है और आँखों की इंजरी का भी योग है, स्पेशली वर्ष के मध्य भाग के बाद। पित्त बहुत बढ़ेगा इस वर्ष, यानी कि बॉडी में एसिडिटी की प्रधानता होगी, जो अल्टीमेटली लिवर की प्रॉब्लम भी कन्वर्ट कर सकती है। और इसके साथ ही थ्रोट इन्फेक्शंस और प्राइवेट पार्ट से जुड़े इन्फेक्शंस और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी इस वर्ष आपको काफ़ी तंग करेगी। तो इन सारी ही विशेष चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं अगले भाग की तरफ, यानी कि धन। क्या धन कमाने के योग हैं इस वर्ष? हाँ, बिल्कुल हैं, बहुत अच्छे योग हैं। और मेहनत भी एक ऐसी चीज़ है इस वर्ष जिसको भाग्य का साथ मिलेगा। कैसे, उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करें तो आपके लाभ स्थान के स्वामी मंगल वही साल के शुरुआती भाग में 21 जनवरी तक आपके धन स्थान में रहेंगे। भले ही नीच के हैं, वक्री हैं, लेकिन ये धन योग बनता है, यानी कि वर्ष के शुरुआत में ही कुछ धन आपको अच्छा खासा प्राप्त हो सकता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होगी कि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, वो इस वर्ष आपके लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे। बड़े ग्रहों के गोचर पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। बृहस्पति आपके लग्न में आ जाएंगे 14 मई को, शनि आ जाएंगे 10वें भाव में 29 मार्च, राहु नवम में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होंगे धन के लिए, बताऊंगा कैसे। ये आ जाएंगे 18 मई को और केतु आ जाएंगे 18 मई को तीसरे घर में। अब देवगुरु बृहस्पति, जैसे मैंने कहा ना कि मारक हैं, बाधक हैं सेहत वाले पॉइंट, लेकिन हर ग्रह एक साथ कई पोर्टफोलियो निभाता है। ऐसा नहीं कि मैं तभी कई बार जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कंसल्टेशन में कि मेरे लिए सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है, सबसे बुरा ग्रह कौन सा है, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी ग्रह नहीं मानना चाहिए कि वो प्योर अच्छा है, प्योर बुरा है। मिश्रित प्रभाव ही देते हैं, कहीं पे बहुत अच्छा प्रभाव देंगे लेकिन वही ग्रह आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकता है। तो ये गुरु जो आपके लिए मारक हैं, जहाँ सेहत पर आपको बुरा प्रभाव देंगे, वहीं गुरु अपने आप में धन के कारक भी हैं। तो ये वो समय है जब आपका धन बढ़ेगा, धन की वृद्धि होना स्टार्ट होगी। और वो आपके 10वें घर के स्वामी हैं, लग्न में आकर उच्च कोटि का राजयोग बनाएंगे। और ये तो सबसे, जो 10वें के स्वामी लग्न में, लग्न के स्वामी 10वें में, लग्न के स्वामी लग्न में, 10वें के स्वामी 10वें में, ये सबसे उच्च कोटि का केंद्र वाला राजयोग होता है। तो ये ऐसा वर्ष है जब आप अपने एम्बिशंस भी पूरे कर पाएंगे। और धन, क्योंकि गुरु की बात करें तो धन तो आपको कई प्रकार से मिलेगा। और गुरु क्योंकि सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी कि बिजनेस में भी वृद्धि होगी। और अगर अपना बिजनेस कोई खोलना है साथ में नया, वो भी आपका अच्छी प्रकार से आगे बढ़ेगा। शनि की बात करें, 29 मार्च को आपके कर्म भाव में आकर बैठ जाएंगे। तो भाग्य स्थान के स्वामी कर्म भाव में आ गए, इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? आपके कर्मों को भाग्य का साथ मिलेगा, इसका मतलब कि आपका धन बढ़ेगा। और वो चौथे घर को देख रहे हैं, यानी कि घर में लग्जरीज आएंगी। भाग्य स्थान का स्वामी चौथे घर को, यानी कि घर में सुख संपन्नता आएगी। और वो कब आती है? जब पैसा होता है। अब अगर हमारे पास पैसा अच्छा है तो हम क्या करेंगे? हम बड़ी गाड़ी लेंगे, हम कोई ब्रांडेड कपड़े लेंगे, हम वैकेशंस पे जाते हैं। जब पैसा नहीं है हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि कोई सेकेंड हैंड गाड़ी मिल जाए, अपना सिंपल अपना लाइफस्टाइल कर लेते हैं, घूमने 3 साल में एक बार जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब जब जैसे मैंने कहा, घर में लग्जरीज या फिर भौतिक संपन्नता दिख रही है, उसका मतलब यही है कि एक प्रकार से शनि का प्रभाव, यानी कि मेहनत का फल मिलेगा और धन आपका बढ़ेगा। और शनि बृहस्पति दोनों मिलकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, यानी कि अपना कोई पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके द्वारा भी आपको धन की प्राप्ति बहुत हो सकती है। मैंने राहु की बात करी कि राहु क्यों धन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राहु जब यहाँ पे आ जाएंगे तो राहु क्या है? वृद्धि के कारक हैं। और राहु जब भाग्य स्थान में बैठेंगे तो भाग्य का साथ बढ़ेगा। और ये लक्ष्मी स्थान भी है, तो लक्ष्मी स्थान से बैठकर राहु गुरु को देखेंगे। ये लक्ष्मी स्थान है, धन के कारक है, यानी कि मई के बाद तो आपका धन और भी तेज गति से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक प्रकार से अवश्य ही आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, इसका लाभ उठाइएगा।
कई गुना आपका धन इस वर्ष में बढ़ सकता है। अब केयरफुल कहाँ रहना है, 2 ऐसे टाइम है जहाँ पे केयरफुल भी रहना है। आपके जो 12वें घर के स्वामी ना वो वक्री हो जाएंगे 10वें घर में। ये होगा 2 मार्च से 13 अप्रैल, शुक्र वे स्थान है तो, और वो चौथे घर को देखेंगे। तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि मार्च के मध्य भाग से अप्रैल के मध्य भाग तक यहाँ पर खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रहण भी लगेगा जिसमें आपके लग्नेश भी होंगे और आपके 12वें घर व्ययश भी होंगे। तो इस पीरियड में आपका खर्चा बहुत बढ़ेगा। बल्कि मार्च नहीं, फरवरी में बृहस्पति भी आपके नीच के हो जाएंगे इतने सारे ग्रहों के साथ, वहाँ से ही खर्चे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर एकदम साल के अंत में 13 नवंबर के बाद जब बुध जो है वो पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे और गिर के आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तुला में, फिर वहाँ पे भी वर्ष में आपके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये वर्ष धन कमाने के लिए आपका बहुत अच्छा, बहुत सकारात्मक और बहुत ग्रोथ वाला दिख रहा है। अब चलते हैं कुछ विशेष भविष्यवाणियों की तरफ, कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस जिनका आंकलन मैंने अपनी तरफ से आपके लिए किया है विशेषतः। और ये वर्ष बहुत इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि गुरु आपके लग्न में आ जाएंगे जो 12 वर्ष बाद होगा। शनि आपके केंद्र में आ जाएंगे 10वें भाव में, और दोनों बड़े ग्रहों का केंद्र में होना यानी कि जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। और राहु भी आपके लग्न को देखेंगे, राहु भी जब आपके नवम भाव में आ जाएंगे तो आपके लग्न भाव को देखेंगे। तो गुरु प्लस राहु का प्रभाव लग्न पर यानी कि वृद्धि का वर्ष है। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान देना है। ये वर्ष फाउंडेशन रखने का है। ये वर्ष ऐसा है, आप जिस भी स्तर पर हैं अपने जीवन में, आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं, धन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हेल्थ इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसकी फाउंडेशन, कुछ भी बड़ा करना है उसकी फाउंडेशन तो रखनी ही पड़ती है। तो फाउंडेशन आपको इस वर्ष में रखनी पड़ेगी। कई अपने डर को, अपनी अनिश्चितताओं को, अपने फोबियास को ख़त्म करने का इस वर्ष में आपको मौका मिलेगा। मुश्किल रहेगा लेकिन ख़त्म कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये वर्ष जीवन को आगे लेके जाने का है। अपने जीवन के हर अंग पर, हर एरिया पर, हर एस्पेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा आपको। फाइनेंशियल एक स्ट्रेंथ दिख रही है। और बस एक ही चीज़ कहूँगा कि जो कई प्रकार के दुख आपको तंग कर रहे थे ना पिछले कई वर्षों से, उसका अंत इस वर्ष में होगा। पैशन आता हुआ दिख रहा है, शुभता दिख रही है। भाग्य स्थान में बैठा ग्रह यानी कि राहु जो मई में आ जाएंगे वो लग्न को देखेगा, और भाग्य के कारक आपके लग्न में आ जाएंगे यानी कि बृहस्पति। तो भाग्य का साथ रहेगा, भद्रता रहेगी इस पूरे वर्ष यानी कि शुभता कई बार आपको देखने को मिलेगी। अपने इमोशनल लाइफ पर कंट्रोल कर पाएंगे और गाइडेंस बहुत अच्छी प्राप्त होगी। ऐसा वर्ष है जब आपको बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, साधु लोगों से, साधु मतलब कि जो उत्तम प्रकार के लोग होते हैं, केवल वो साधु महात्मा की बात नहीं कर रहा, उत्तम जन से, उत्तम पुरुष से आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। एक बैलेंस की जो आपकी अभिलाषा थी, जो भी द्विस्वभाव वाले लग्न होते हैं ना, उनको बैलेंस चाहिए होता है जीवन में, लेकिन मिल नहीं पाता। लेकिन जब 2 बड़े ग्रह शनि और बृहस्पति केंद्र में आएंगे तो आपको अवश्य बैलेंस की प्राप्ति भी होगी जीवन में। बहुत कुछ सीख पाएंगे, ज्ञान वर्धन का वर्ष है, लीडर बन के उभर पाएंगे। अपने सत्य, अपने बारे में जानने के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। आत्ममंथन का वर्ष है। पुरानी कई चीज़ों को मिटाकर, भुलाकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ नया भी करने का मौका मिलेगा। कई ऐसे कार्य भी करने में आपकी क्षमता रहेगी, कुछ रिस्क लेने की क्षमता भी रहेगी जो इससे पहले आप नहीं ले पा रहे थे। और बहुत हद तक ये वर्ष भौतिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार के सुख आपको कई स्तर पर देके जाने वाला है। तो ये वर्ष ओवरऑल देखा जाए आपके लिए कई स्तर पर अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। अब बात करते हैं विवाह के योग की। क्या विवाह का योग इस वर्ष बन रहा है? हाँ, बन रहा है, बहुत अच्छे प्रकार से बन रहा है। लग्न में बृहस्पति आ जाएंगे 14 मई को, तो वहीं से आपका विवाह का योग बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे 1-1.5 महीने पहले ही शनि 10वें घर में आ चुके होंगे। अब आप कहेंगे कि शनि 10वें घर में आ गए तो मैरिज से क्या प्रभाव? बाकी ग्रहों को भी देख लेते हैं। राहु आपके नवम भाव में आ जाएंगे और केतु 3रे घर में। तो यहाँ पे हमने गुरु की बात करी, वो सप्तम को देखेंगे तो अपने आप में विवाह का योग बनाएंगे, क्योंकि सप्तम पर बृहस्पति की दृष्टि अकेले मात्र विवाह संबंधित कार्यों में सफलता दे सकती है। लेकिन ये तो उनकी अपनी खुद की राशि है, यानी कि 7वां भाव और स्ट्रांग हो जाएगा। और शनि का प्रभाव भी जब आ गया, जो भाग्यस्थान के स्वामी है, और शनि बृहस्पति, मैं हमेशा कहता हूँ ये डबल ट्रांजिट इफेक्ट होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो
मई के बाद से अक्टूबर तक का जो समय है, क्योंकि बृहस्पति केवल यहाँ पर मई से अक्टूबर तक ही रहेंगे और फिर उसके बाद वो राशि बदल लेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो यहीं तक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग योग है। उसके बाद फिर से बनेगा, लेकिन वो अगले साल यानी 26 के शुरुआत में बनेगा। उसके बाद क्या होगा कि गुरु आगे चले जाएंगे। तो जो ट्राई आपको करना है कि हाँ चीज़ें संपन्न हो जाए, एटलीस्ट रिश्ता तय हो जाए, सब कुछ डेट वेट निकल जाए, वो अगले साल के मई से अक्टूबर के बीच में करना है। बहुत अच्छा योग है। दूसरी चीज़, राहु यहाँ पे आ गए, गुरु पंचम को देखेंगे, सप्तम को भी देखेंगे। तो जो लोग रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ जाना चाहते थे, मई के बाद उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम रिलेशनशिप का है। अगर प्रॉब्लम आ रही थी, घर वाले नहीं मान रहे थे, तो वो भी ठीक है। और क्योंकि गुरु नवम भाव को भी देखेंगे और राहु वहाँ पर ऑलरेडी है, राहु कैटलिस्ट का काम करते हैं। नवम भाव सेकंड मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो लोग एक बार उनका विवाह सक्सेसफुल नहीं हो पाया या किसी कारणवश जो भी है और वो सेकंड मैरिज करने के इच्छुक हैं, तो उनके लिए भी मई के बाद शादी का योग बहुत अच्छा बन रहा है। तो विवाह योग आपके लिए परिपूर्ण और संपूर्ण मई के बाद अवश्य बन रहा है। अब चलते हैं करियर की तरफ, यानी कि जॉब की तरफ। देखिए, जहाँ तक जॉब की बात है, करियर की बात है, ये वर्ष मिश्रित है। कई बहुत अच्छे इवेंट्स भी इस वर्ष में होंगे। प्रमोशंस की बात कर लीजिए, जॉब चेंज की बात कर लीजिए, बहुत बार ऐसे अच्छे योग बनेंगे। कुछ नया सीखना है उसकी बात कर लीजिए। लेकिन ये वर्ष बहुत संवेदनशीलता भी लेकर आ रहा है। कई इसके कारण हैं। पहले ग्रहों की स्थिति पे ही नज़र डाल लेते हैं। जो शुरुआती भाग है साल का, जनवरी, वहीं पर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। कारण क्या है, आपके 10वें घर के स्वामी यानी कि बृहस्पति वो वक्री रहेंगे, तो थोड़ी अनिश्चितता फरवरी तक रहेगी ही। उससे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 21 जनवरी को मंगल आपके लग्न में गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे। तो क्योंकि मंगल आपके अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, जो करियर के लिए इंपॉर्टेंट भाग एक भाव होता है, और इनकम के भाव के स्वामी हैं, तो उनका पतित होना थोड़ा प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। जिनके इस समय अच्छी दशा अंतर्दशा नहीं चल रही, उनके लिए वर्ष के स्टार्ट में जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जॉब जाने के योग भी थोड़े से बनते हैं। इसके बाद कुछ सेंसिटिव डेट्स आएंगी, उन पे हम थोड़ा सा बाद में चलेंगे। लेकिन जो बड़े ग्रहों का परिवर्तन है उन पर नज़र डाल लेते हैं कि वो क्या रिजल्ट लेकर आएगा। शनि का परिवर्तन होगा आपके 29 मार्च को, 10वें घर में आ जाएंगे। राहु आपके नवम भाव में आ जाएंगे 18 मई को। गुरु लग्न में 14 मई, केतु तीसरे में 18 मई। अब इसमें से गुरु का और शनि का प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, क्योंकि मई के बाद से गुरु और शनि दोनों ही मिलकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो ये प्रमोशन के योग अत्यंत शुभ बना देते हैं। नई रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, कुछ नया होना, नई लीडरशिप मिलना, नई लीडरशिप स्किल्स दिखाना, नए रोल्स प्राप्त करके उसमें अच्छा करना, इन सारी ही चीज़ों के लिए ये प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, शनि की अगर अकेले बात करें तो वो आपके 10वें घर से 12वें के यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं। ये एक तो कर्म धर्माधिपति योग बनता है, जो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा, क्योंकि शनि अष्टमेश भी हैं और 10वें से 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो ये मार्च के बाद से ही आपका जॉब चेंज का और प्रमोशन का भी अत्यधिक शुभ योग बना देता है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। केतु जब भी तीसरे घर में आते हैं, क्योंकि वो 10वें भाव से छठा भाव है, तो यहाँ पे आपको में भी थोड़ा सा हार्डशिप्स देखने को मिले, लेकिन करियर में बहुत कुछ नया सीखने को प्राप्त होगा। तो ये सारे ही ग्रह एक प्रकार से अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। शनि क्योंकि अष्टमेश भी हैं, तो वो अवश्य आपके लिए जॉब चेंज का योग अप्रैल से या कहिए 29 मार्च के बाद से बना ही रहे हैं। गुरु 10वें घर के स्वामी हैं, उस नाते जब वो लग्न में जाएंगे तो राजयोग बनेगा, और ये एम्बिशियस भी करता है व्यक्ति को, और उनका नाम बनाने पर भी मजबूर भी करता है और व्यक्ति को मौका भी देता है। तो ये सब अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन इस वर्ष जैसा मैंने कहा मिश्रित रहेगा, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो सेंसिटिव होंगे। कौन कौन से? सबसे पहला, मार्च का महीना, आपके 10वें भाव में बहुत सारे ग्रह जमा हो जाएंगे 29 मार्च को, जिसमें से आपके लग्नेश भी हैं, यहाँ पे होंगे, और शुक्र भी होंगे। और शुक्र क्योंकि आपके 12वें घर के स्वामी हैं, यहाँ पर वो उच्च के भले ही होंगे, लेकिन वो वक्री होंगे मार्च से लेकर अप्रैल तक, 2 मार्च से 13 अप्रैल। तो ये जो मार्च का महीना है ना, या कहिए मार्च और अप्रैल का महीना,
यहाँ पे बहुत अनिश्चितता रहेगी कार्यक्षेत्र में, कन्फ्यूजन भी रहेगी, कलीग्स के साथ प्रॉब्लम रहेगी, गलतियां हो सकती हैं और शुक्र के इन्वॉल्वमेंट के कारण भयंकर स्तर पर ऑफिस पॉलिटिक्स होगी। और मार्च का महीना ऐसा है, जबकि मैंने इतने सारे ग्रहों की बात करी, 10वें भाव में ही ग्रहण लगेगा और 14 ये होगा 29 मार्च को। यहाँ पे 14 मार्च को भी एक ग्रहण लगेगा आपके चौथे भाव में। तो यहाँ से भी जो ग्रहण का प्रभाव होगा वो 10वें घर पर जाएगा। तो मार्च का महीना अपने आप में बहुत आपके लिए संवेदनशीलता लाता है। पुनः कहूँगा, जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके बाद कौन सा टाइम जहाँ पे आपको बहुत केयर बरतनी है, वो है शनि और मंगल का समसप्तक योग, जो बनेगा आपका अराउंड जुलाई में, 13 जुलाई से 28 करीबन, या 13 जुलाई से मान के चलिए कि नहीं सॉरी हाँ 28 जुलाई से 13 सितंबर, 28 जुलाई से 13 सितंबर जब शनि और मंगल का समसप्तक योग बनेगा। तो ये क्योंकि 10वें भाव पर प्रभाव है और यहाँ पर शनि और मंगल का समसप्तक योग बनेगा, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा। यहाँ पे कार्यक्षेत्र में लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स बहुत रहेंगे। और एक और चीज़ इससे पहले हो जाएगी, ये तो मैंने समसप्तक योग बनाया, शनि वक्री हो जाएंगे 13 जुलाई को, तो वहाँ से भी थोड़ी मंदता आएगी। और वक्री शनि और मंगल का समसप्तक योग कार्यक्षेत्र में बहुत उलझने, बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहुत गुस्सा क्रिएट कर सकता है। तो ये पीरियड में भी आपको बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। और इसके बाद जब आपको बहुत केयर बरतनी है वो है साल का अंतिम एकदम भाग, नवंबर। क्यों? क्योंकि बृहस्पति अतिचारी होंगे, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके अक्टूबर में, लेकिन वो नवंबर में ही वक्री हो जाएंगे। तो वक्री ग्रह जो आपका बाधक भी है वो 10वें घर को देखेगा। ये होगा नवंबर में, 11 नवंबर को। और उसके कुछ ही टाइम बाद जो आपके लग्न के स्वामी हैं वो भी पतित हो जाएंगे 10वें से अष्टम में। फिर नवंबर का महीना भी आपके लिए थोड़ा सा कार्यक्षेत्र में नेगेटिव हो सकता है। तो इन सारी ही, क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं ना उनको पता है कि अगर जॉब चली जाए 2 महीने के लिए ना, तो फिर सारा का सारा जो सिस्टम है बिगड़ जाता है। आपने ईएमआईज दी होती हैं, आपका घर का खर्चा है, चलो सेविंग्स है भले ही आपके पास, लेकिन अगर 3-4 महीने नहीं मिली जॉब या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ और इश्यूज आ गए, तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए जो सेंसिटिव डेट्स मैंने बताई ना, इनका बहुत ध्यान दीजिएगा। शनि आपके नवम भाव के स्वामी है, बॉसेस का भाव, तो 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। तो उसके बाद बॉसेस से भी बनाकर रखिएगा अगर आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आए कार्यक्षेत्र में। अब कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, ये वर्ष बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको नॉलेज गेन करनी है तो इस वर्ष से अच्छा आपको वर्ष मिलेगा ही नहीं। एक प्रकार से अगर करियर रुक सा गया था, थम सा गया था, एक नए प्रकार से, नए रूप से, नए दृष्टिकोण से करियर को स्टार्ट करने का अवसर मिलेगा। आपको ऐसा भी दिखता है कि आपका अपनी जो कन्विक्शन है, आपकी जो डेडिकेशन है कार्यक्षेत्र में, वो भी बढ़ेगी, गाइडेंस भी प्राप्त होगी, कई इच्छाओं की भी पूर्ति होगी, एनकरेजमेंट मिलेगा आपको। सप्तम भाव पर प्रभाव जब गुरु और शनि का होगा तो रिकॉग्निशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। बॉसेस से भी करीबन जुलाई से पहले तक तो चीज़ें थोड़ी सी ठीक रह सकती हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स आएगी, तो बॉसेस भी आपका साथ देंगे। आपका चीज़ों को टॉलरेट करने का लेवल थोड़ा सा कहिए तो इस वर्ष अगर हम कंपैरेटिवली बोलें तो ज़्यादा रहेगा, जो ऑब्वियसली एक अच्छा प्रभाव होता है, क्योंकि हम ठीक है पर्सनल लाइफ में हम चीज़ें टॉलरेट करें ना करें, प्रोफेशनल लाइफ में हमारा जो डिमीनियर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत रहेगी और एक प्रकार से आप अपने ही कई कमियों को इस वर्ष समझ पाएंगे, उन पे काम कर पाएंगे। तो ओवरऑल पूरी तरह से बुरा वर्ष नहीं है। जैसा मैंने कहा, बृहस्पति लग्न में है, 10वें घर के स्वामी, लेकिन कई ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कोई ऐसी डेट्स बन रही हैं जो आपके करियर के लिए अच्छे पॉइंट अच्छा साबित नहीं हो सकती। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से हैं, अगर आप एजुकेशन या कंसल्टेशन बेस्ड कुछ आपका कार्य है, अगर मार्केटिंग में आपका काम है, अगर आपका कार्य एविएशन, फैशन, इमिग्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स, इनसे जुड़ा कुछ काम है आपका, या फिर आप डेटा से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो ये पूरा ही वर्ष आपका बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं बिजनेस की। क्या बिजनेस के लिए वर्ष अच्छा है? बहुत अच्छा वर्ष है, बहुत अच्छा। हाँ, कुछ टाइम है जहाँ पर संभल कर रहना पड़ेगा, स्पेशली शुरुआती जो भाग है वर्ष का, जनवरी से फरवरी। मंगल 21 जनवरी को आपके लग्न में आ जाएंगे, लेकिन ये पतित अवस्था है, गिरे हुए मंगल हैं, इनको इंग्लिश में फॉलन प्लैनेट कहते हैं।
तो क्योंकि वक्री और पतित मंगल देखेंगे आपके सप्तम भाव को, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का टाइम यहाँ पे खर्चे बढ़ेंगे, नुकसान होगा, पैसा आता रहेगा लेकिन खर्चे नुकसान बढ़ेंगे। और गुरु भी क्योंकि 4 फरवरी तक वक्री हैं, वो आपके सप्तमेश और बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, कारक हैं। तो ये मान के चलिए कि मार्च अप्रैल तक का टाइम ना थोड़ा सा बिजनेस में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेंगे। पैसा भी आएगा लेकिन साथ में खर्चे भी होते रहेंगे। जो चीज़ें आपके लिए सफलता लेकर आएंगी या जो समय सफलता लेकर आएगा वो अप्रैल से है, क्योंकि अप्रैल या कहीं 29 मार्च को शनि 10वें घर में आ जाएंगे। और मई की बात करें तो राहु नवम भाव में, गुरु लग्न में, केतु तीसरे में। तो अप्रैल के बाद शनिदेव का सबसे पहले अगर प्रभाव की बात करें तो 10वीं दृष्टि से आपके 7वें घर को देखेंगे, जो बिजनेस का भाव होता है, क्योंकि वो भाग्येश है, यानी कि भाग्य का साथ बिजनेस को। सप्तम से तीसरे के स्वामी है, यानी कि एफर्ट्स, रिस्क, आगे बढ़ने की क्षमता। सप्तम से धन स्थान के स्वामी है, यानी कि बिजनेस में पैसा। और मई से जब गुरु का प्रभाव आ जाएगा तो गुरु तो अपने आप में सप्तमेश है, यानी कि अपने ही भाव को देखेंगे। शनि बृहस्पति दोनों का मिलन, यानी कि दृष्टि द्वारा भाग्य और कर्म, भाग्य और समय दोनों का साथ, तो बिजनेस बढ़ेगा और तेज गति से आपका बढ़ेगा। और ना केवल बिजनेस बढ़ेगा, जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बहुत टाइम से, उनके लिए भी वर्ष बहुत अच्छा है। और अगर आप अपने बिजनेस को मतलब कि और ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को बिजनेस के साथ कोई पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं कि कोई और भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें, अपने बिजनेस को एक अलग स्तर पर लेके जाना है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके साथ अगर हम राहु का प्रभाव देखें, राहु भी लग्न में बैठे बृहस्पति को देखेंगे, तो ये फॉरेन से पैसा, फॉरेन से इनकम, फॉरेन से फंडिंग, फॉरेन में पार्टनरशिप, यानी कि विदेश में बिजनेस का एक्सपेंशन, उसको भी दिखाता है। और क्योंकि केतु सप्तम को देखेंगे तो बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी डालने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। और बिजनेस में बड़े बदलाव करने हैं, वो भी मई के बाद से आपको करने को मिलेंगे। तो ये जो वर्ष है 2025 का बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए, अत्यंत शुभता यहाँ पर दिख रही है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। स्ट्रेस रहेगा शुरुआती भाग में, लेकिन फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक लय बनाकर रखिएगा, भरोसा ज़्यादा किसी पर नहीं करना। बदलाव का बहुत अच्छा वर्ष है, स्पेशली 2025 मई के बाद से। खर्चे बहुत रहेंगे, ये तो मैं कहूँगा कि पूरा वर्ष ऐसा है जहाँ पे खर्चे आपको अधिकतम तंग किया ही करेंगे। तो अपने देखिए, जो एक कुछ खर्चे तो होते हैं वो होंगे ही, लेकिन नाजायज़ खर्चे, जो खर्चे अवॉइडेबल हैं, उन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। कम बोलिएगा अपने बिजनेस में, स्पेशली अपने पार्टनर से जब बात करें तो कई बार इस वर्ष क्या हो सकता है ना, बहस हो सकती है आपके पार्टनर से। फ्लेक्सिबल रहिएगा, अपनी तरफ से कार्य को डिले नहीं करना, शांत रहना है, शांत स्वभाव रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जितना लय अपने बिजनेस में लेकर आएंगे, रिदम लेकर आएंगे, उतना अच्छा रहेगा। कई ऐसे मौके मिलेंगे जब बिजनेस आगे भी बढ़ेगा, धन भी आएगा, नाम भी बढ़ेगा, आपकी बिजनेस की गुडविल भी अच्छी होगी। आपको बस ध्यान ये देना है कि क्वालिटी टाइम आपको अपने बिजनेस में देना है। R&D हो, चीज़ों को समझना हो, किस चीज़ को पकड़ के रखना है, किस चीज़ को लेट गो करना है, किस चीज़ पर पैसा लगाना है, किस पर पैसा नहीं लगाना है, कहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज लगाने हैं, कहाँ पे नहीं लगाने हैं, इन सब चीज़ों पर विचार करने के लिए वर्ष बहुत अच्छा है। और यकीन मानिए ये वर्ष ऐसा है जब नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, चल रहे बिजनेस को और आगे बढ़ाना हो, रुके हुए बिजनेस को दोबारा स्टार्ट करना हो, हर चीज़ के लिए वर्ष बहुत अच्छा है, क्योंकि इतनी संभावनाएं आपको किसी वर्ष में आने वाले नहीं मिलने वाली। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं, कंसल्टेशन से जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं, फाइनेंस फील्ड का है बिजनेस आपका, ऑटोमोबाइल सेक्टर का बिजनेस है, अगर आपका कुछ भी कार्य माइनिंग से जुड़ा का है, मेटल से जुड़ा का है, इसके साथ ही फूड प्रोडक्ट से जुड़ा आपका कोई बिजनेस है, इमिग्रेशन से जुड़ा कुछ बिजनेस है, तो आपके लिए पूरा ही ये जो वर्ष है ये एक प्रकार से अच्छा जाएगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। लव एंड रिलेशनशिप के लिए जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, चीज़ें थोड़ी सी स्थिरता की तरफ जाएंगी। ओवरऑल ये वर्ष ऐसा है जब रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी आएगी, और इवन अगर आप रिलेशनशिप में हैं और विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया भी था शुरू में, तो उसके योग भी बन जाते हैं। जो वर्ष का शुरुआती भाग रहेगा वहाँ पे थोड़े से कष्ट आ सकते हैं। कारण क्या है कि आपके जो मंगल हैं वो नीच की अवस्था में आपके पंचम भाव को देखेंगे 21 जनवरी तक।
तो वहाँ तक प्रॉब्लम ज़्यादा अवश्य रहेंगी। फिर जो एक टाइम होगा आपका मार्च का, क्योंकि वहाँ पे शुक्र और आपके पंचमेश वही शुक्र हैं, तो उनकी अवस्था क्या रहेगी, वो उच्च के तो हो जाएंगे लेकिन वो वक्री रहेंगे। ये होगा अराउंड 2 मार्च से 13 अप्रैल, और उसी बीच में ग्रहण भी लगेगा यहाँ पे शुक्र के ऊपर। तो मार्च से अप्रैल ये जो 2 महीने हैं, ये आपके रिलेशनशिप के लिए सबसे अनिश्चितता वाले होंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम भी आएंगी, चीटिंग के चांसेस भी बनते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ट्रस्ट इश्यूज, इंटीमेसी इश्यूज, एक दूसरे के प्रति आकर्षित ना फील करना, ये भी बहुत बार होता है। सडनली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप फिजिकली अपने पार्टनर के प्रति आकर्षित ही नहीं होते। इसके पीछे साइकोलॉजी भी है, फिजिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, तो वो प्रभाव यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ तक चीज़ें थोड़ी सी डामाडोल रहेंगी। फिर अगर देखिए पंचम से पंचम में भी मार्च के अंत तक शनि है, तो ये भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिलेशनशिप का। तो यहाँ तक थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी। जब चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी वो होगा मई के बाद से, क्योंकि अगर हम मई की बात करें तो गुरु लग्न में आ जाएंगे, राहु आपके नवम में आ जाएंगे, शनि मार्च में ही या मार्च के अंत में ही 10वें में आ जाएंगे, और केतु तीसरे घर में मई में आ जाएंगे। मैं कई बार बता चुका हूँ इस वीडियो में, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा कि कब कब होगा। तो गुरु का लग्न में आना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पंचम भाव को देखेंगे और सप्तम भाव को भी देखेंगे, यानी कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप में गुणवत्ता बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी रिलेशनशिप की, और रिलेशनशिप को वैवाहिक जीवन की तरफ लेके जाने के लिए भी मई के बाद का जो समय है आपका परिपूर्ण दिख रहा है। हाँ, बच के रहना है राहु के प्रभाव से, क्योंकि राहु आपके पंचम को देखेंगे, तो ये कभी कभी ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करते ही हैं, और व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है रिलेशनशिप में, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। मैं हमेशा जो मेरे पास आते हैं कपल्स की कुंडली या वैवाहिक जीवन, इवन रिलेशनशिप में, हमेशा कहता हूँ कि एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ना लो रखिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और एक और प्रॉब्लम होती है कि एक्सपेक्टेशन रखते हैं लेकिन पार्टनर की एक्सपेक्टेशन कभी कभी नहीं समझ पाते। इसलिए जितना मिनिमलिस्टिक रहेंगे, जितना एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे ना रिलेशनशिप में और सरल रखेंगे, उतना रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बाहरी तौर पर बहुत दिखाते हैं कि हमारा बहुत हैपनिंग रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, और अंदर उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया होता है। इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों पर तो बहुत एक्टिव रहते हैं, और 6 महीने शादी के बाद और डाइवोर्स हो गया, या 6 महीने रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप हो गया। तो एक्सपेक्टेशन कम रखिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें, मई के बाद से चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। इसके बाद जो समय है जहाँ पर आपको थोड़ी सी केयर बरतनी है, वो होगा साल का अंतिम भाग, जहाँ पे बुध वक्री होंगे। अब आप कहेंगे बुध वक्री होने का क्या प्रभाव होगा। 23 नवंबर को बुध वक्री तो होंगे ही, वक्री पहले ही हो गए होंगे, लेकिन वो पतित हो जाएंगे और आपके पंचम में ही गिर जाएंगे 23 नवंबर को। तो नवंबर के अंत से दिसंबर, यहाँ पे भी आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें, मई के बाद से काफ़ी सुधार रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शन, कम्युनिकेशन और कनेक्शन दोनों पर ही काम करने की आवश्यकता है। प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन उससे निकलने का मौका भी इस वर्ष अच्छा आपको प्राप्त होगा। एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को परिपूर्ण करना है, एक दूसरे को आपको एक पूरक की तरह एक दूसरे के आपको रहना है। अपने पार्टनर को फ्रीडम दीजिएगा, कुछ गलती होती है छोटी मोटी तो उनको मौका भी दीजिएगा चीज़ों को सुधारने का, उनको अटेंशन दीजिएगा, छोटी मोटी बातों को अफेक्ट मत करने दीजिएगा। अगर लगता है कि आपके पार्टनर से कुछ गलती हुई है और उनके अंदर वो भाव है कि हाँ वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा रिजिड भी मत होइएगा। फिजिकल इंटीमेसी का जो एस्पेक्ट है उसको बहुत ध्यानपूर्वक इस चीज़ को हैंडल कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कीजिए। आजकल आज से 20-25 साल पहले वाली बात नहीं रह गई। आज यूजुअली जो कपल्स होते हैं वो विवाह से पहले ही इंटीमेट होते हैं, उसमें कोई ऐसे छुपाने वाली बात नहीं, क्योंकि जग जाहिर है वो चीज़। तो अगर दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम है इंटीमेसी की तो उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि कई ब्रेकअप के कारण और कई डाइवोर्सेस के कारण फिजिकल इंटीमेसी होती ही है। तो अगर वो प्रॉब्लम दिख रही है जिसकी संभावना, जैसे मैंने शुरू में कहा था, हो सकती है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। पैशनेटली अपने रिलेशनशिप को रखिएगा, और एक अच्छी भावना, एक ना वाणी में कृतज्ञता नहीं, लेकिन वाणी में अगर सौम्यता रखेंगे ना कि हाँ चलो लड़ाई भी हुई, उसके बाद 5 मिनट बाद थोड़ा सा आराम से बात कर ली, वो अगर आपने कर लिया तो प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो मैंने कुछ
सेंसिटिव टाइम बताए हैं वहाँ पे सेपरेशन का योग भी आपका स्ट्रॉन्ग है, केयरफुल रहिएगा। अगर आपका मूड ख़राब हो, पार्टनर का मूड ख़राब हो, कोशिश करना है कि उसको मूड को थोड़ा सा ठीक करना है। और जब आपका मूड ख़राब है तो वहाँ पे कोई बातचीत ज़्यादा मत कीजिएगा, और छोटी छोटी लड़ाइयों से निकलकर, छोटे छोटे मुद्दों से निकलकर बड़ा सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। इस वर्ष कोशिश कीजिएगा कि अपने पार्टनर के साथ 3 या 4 बार कोई छोटे मोटे ट्रिप पे चले जाएं, क्योंकि अगर आपकी विवाह नहीं हुआ है फिर भी अगर आप ट्रिप पे जाते हैं एक दूसरे के साथ ना, तो आपको एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। कभी आप किसी के साथ घूमने जाते हैं या कुछ लंबा समय बिताते हैं तो उसके बारे में जान पाते हैं। जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो, अपने नॉर्मल ज़िंदगी से बाहर हो, तो फिर उसके बारे में जानने को और मिलता है। तो वो भी अगर चाहें तो इस वर्ष में अपना सकते हैं। तो ये वर्ष ओवरऑल अच्छा है, लेकिन जो मैंने सेंसिटिव चीज़ें और सेंसिटिव टाइम कहे हैं, उन टाइम फ्रेम का और चीज़ों का ध्यान अवश्य आपको देना है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए देखिए थोड़ा कष्टकारी है वर्ष, थोड़ा नहीं काफ़ी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम भी बढ़ेंगी। सबसे पहले तो मंगल का जो प्रभाव है वो मंगल दोष बनाकर बैठे हैं दूसरे घर के। मैं हर बार क्लैरिफाई करता ही हूँ, लेकिन यहाँ पे बताऊँगा कि दूसरे घर का मंगल भी मंगल दोष होता है। कहीं कहीं पे ये वर्णन नहीं आता। यूजुअली आजकल जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं जो जिससे लोग कुंडलियाँ बनाकर देखते हैं कि मंगलिक है कि व्यक्ति की नहीं, तो उसमें नहीं आता। लेकिन दूसरे भाव का मंगल दोष होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो मंगल दोष रहेगा आपका और बहुत लंबे अरसे तक रहेगा मंगल दोष, क्योंकि मंगल 21 जनवरी तक रहेंगे। तो ये दूसरे भाव का मंगल दोष, फिर वो पतित हो जाएंगे, लेकिन मंगल दोष खत्म नहीं होगा, क्योंकि लग्न का मंगल भी मंगल दोष होता है। तो यहाँ पे क्या है, 21 जनवरी से अप्रैल के मध्य तक मंगल सप्तम को देखेंगे। तो यहाँ पे एग्रेशन, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, इवन जिनके प्रॉब्लम चल रहे थे, क्योंकि मंगल छठे घर के स्वामी हैं, उनका इस पीरियड में डाइवोर्स तक बात भी जा सकती है। फिर अप्रैल के बाद भी मंगल यहाँ पे आएंगे, जून तक रहेंगे, तो नीच के रहेंगे, मंगल दोष रहेंगे का प्रभाव रहेगा। यानी कि जून तक मंगल दोष का प्रभाव है। इसलिए एक लंबा, एक एक्सटेंडेड टाइम है जब मिथुन के लिए ये वर्ष प्रॉब्लम काफ़ी दिखा रहा है। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम नहीं, या केवल मंगल ही नहीं है कि जो प्रॉब्लम्स अकेले देंगे। अभी हमने मंगल की बात करी, अब बात करते हैं गुरु की, राहु की, शनि की, केतु की। गुरु लग्न में आ जाएंगे 14 मई, शनि 10वें में 29 मार्च, राहु नवम में 18 मई, केतु तीसरे में 18 मई। अब इसमें से गुरु जो, चलो ठीक है, हमने कहा कि गुरु सप्तमेश है तो संभाल लेंगे, लेकिन गुरु कितना संभाल पाएंगे। अब वो विवाह के योग बना रहे, लेकिन मैं कहता हूँ ना कि ज्योतिष में अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग सिचुएशन में चीज़ें बदल जाती हैं। तो यही गुरु है, आपके बाधक भी तो हैं। वो बिजनेस में अच्छा प्रभाव देंगे, विवाह के योग बनाएंगे, लेकिन ऑलरेडी जो मैरिड लाइफ चल रही है उसको थोड़ा सा खराब करेंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि वो अपनी ही राशि को देख रहे हैं तो वो उतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन शनि सप्तम को देख रहे हैं, शनि सेपरेटर हैं, और केतु भी सप्तम को देखेंगे। तो मई के बाद तो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी मैरिड लाइफ में। कई लोगों का डाइवोर्स तक भी यहाँ पे चांसेस बनेंगे। जब मैंने कहा था कि मंगल का प्रभाव है, तो ऑलरेडी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो ये सारी प्रॉब्लम्स जून तक ही बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड हो जाएंगी, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो मैरिड लाइफ के लिए ओवरऑल देखा जाए तो ये वर्ष बहुत अच्छा नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं। शनि वक्री भी हो जाएंगे 13 जुलाई को, तो उनका बहुत लंबे टाइम तक वक्र प्रभाव भी रहेगा। और जो आपके सप्तमेश हैं यानी कि गुरु, वो भी वर्ष के अंत में वक्री हो जाएंगे नवंबर में, और वो अतिचारी भी रहेंगे। यानी कि जो कुछ भी होगा ना, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत तेज़ गति से आएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम अचानक से कैसे आ गई और अचानक से ये प्रॉब्लम कैसे आपको तंग करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देने की आवश्यकता है। विशेष प्रेडिक्शन एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे बहुत एक्सटेंडेड टाइम के लिए। उदासीनता रहेगी, कॉन्शियसली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करना चाहेंगे। इंटीमेसी की प्रॉब्लम दिख रही है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं, फैमिली वाले जो हैं एक दूसरे के, उनके कारण दिक्कत और बढ़ेगी। ट्रस्ट इश्यूज, बदलाव बहुत आएंगे इस वर्ष, उनको हैंडल अगर कर लिया तो ठीक है। थोड़ा सा आपके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहेगा कि मैं क्यों मांगूँ माफ़ी, मैं क्यों चीज़ों को ठीक करूँ, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक बहुत अकेलेपन का एहसास रहेगा, मैच्योरिटी की कमी थोड़ी सी रहेगी। लड़ाई झगड़े बहुत बड़ी मात्रा के होंगे, दोनों ही कंट्रोल करना चाहेंगे चीज़ों को, लेकिन चीज़ों को ठीक करने का एफर्ट दोनों ही साइड से नहीं रहेगा।
बहुत अच्छा वर्ष नहीं दिख रहा, केवल गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो बचा सकते हैं। अदरवाइज ये वर्ष थोड़ा सा मैरिड लाइफ के लिए तो ना नेगेटिव साइड में ही जाता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं संतान योग बन रहा है कि नहीं बन रहा। बिल्कुल बन रहा है, बहुत अच्छा संतान योग बन रहा है। वैसे अगर देखें तो आपके पंचमेश जो संतान के कारक हैं वो उच्च के रहेंगे बहुत लंबी अवस्था के लिए, लेकिन क्योंकि उन पे प्रभाव बहुत रहेगा तो इतना इजी नहीं रहेगा, स्पेशली जो ऑलरेडी जिनको प्रॉब्लम्स है कंसीविंग में। अगर आप अननेचुरल तरीके से कंसीविंग करना चाहते हैं तो 2 मार्च से 13 अप्रैल, यानी कि मार्च और अप्रैल थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जैसे अगर आप IVF आदि में जाते हैं या बाकी प्रोसेस में जाते हैं ना, उसमें क्या होता है कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अगर आपने एक बार करवाया साइकिल तैयार तो उसमें फिर लिमिटेड ही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं IVF में सक्सेस के लिए। तो अगर आप उस प्रकार से कंसीविंग करना चाहते हैं तो इस पीरियड में थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। जो सबसे प्रबल टाइम आपका कंसीविंग का स्टार्ट होगा वो होगा मई के बाद से, क्योंकि गुरु आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, शनि 10वें में, राहु नवम में। ये मई में होगा शनि 29 मार्च को, और केतु आपके तीसरे घर में रहेंगे 18 मई से। अब इसमें जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो गुरु का ही होगा। क्यों? एक तो संतान के कारक हैं, दूसरा लग्न भाव में बैठे हैं, ये भी अपने आप में संतान कारक होता है, और पंचम को देख रहे हैं जो संतान का भाव के स्वामी हैं, और पंचम से पंचम यानी कि नवम को भी देख रहे हैं। तो ये वर्ष जो है मई के बाद से आपका संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। जो नहीं भी, क्योंकि कई बार होता है कि नहीं योग अच्छे बनते या कुंडली में प्रॉब्लम है, ये जो गुरु का गोचर है, मैं कई बार बताता हूँ ना, ये जो 4 बड़े ग्रहों का गोचर है, इसमें कभी कभी कुंडली के योगों को भी ओवर पावर करने की क्षमता होती है। यकीन मानिए, इसको मैंने अपने पूरे जीवन में कई बार इम्प्लीमेंट करके देखा है अपने ज्योतिष अनुभव में, कि मैंने केवल प्रेडिक्शन ग्रहों के गोचर पर, बड़े ग्रहों के गोचर पर प्रेडिक्शन दी है। योग नहीं दिख रहा था उतना, विवाह भी हुए हैं उस टाइम पे संतान प्राप्ति भी हुई है। तो यहाँ पे गुरु का लग्न में आना अपने आप में संतान, क्योंकि गोचर को नहीं, अब अधिकतम प्रॉब्लम क्या होता है, ज्योतिष नहीं ढंग से चीज़ों को एनालाइज कर पाते क्योंकि वो गोचर नहीं इम्प्लीमेंट करते। तो यहाँ पे क्या है ना कि गुरु का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संतान प्राप्ति के योग आपके मई के बाद से बहुत परिपूर्ण और बहुत संपूर्ण दिख रहे हैं, तो इसका अवश्य लाभ उठाइएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत 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 अच्छा ये वर्ष दिख रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए घटित हो रही हैं। सबसे पहले आपके पंचमेश बहुत लंबे समय तक उच्च के रहेंगे, यानी कि शुक्र बहुत लंबे टाइम तक उच्च के रहेंगे। जनवरी से मई तक उनकी युति राहु के साथ रहेगी, यानी कि ये पीरियड जो है आपका, ये विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स का। इसके बाद भी अगर ग्रहों की स्थिति पर थोड़ी सी नज़र डालें तो वो आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत शुभता ही लेकर आ रही है। गुरु 14 मई को लग्न में आ जाएंगे, शनि 29 मार्च को 10वें घर में आ जाएंगे, राहु नवम में आ जाएंगे 18 मई को, केतु 18 मई को तीसरे में। इसमें गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपके पंचम को देखेंगे बहुत लंबे टाइम तक, और गुरु भाग्य के कारक हैं, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। 10वें घर के स्वामी हैं, यानी कि जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनको भी अच्छा प्रभाव मिलेगा। और राहु का प्रभाव भी बृहस्पति लग्न और पंचम पे है, तो विदेश जाने का योग बन ही जाता है। और स्टूडेंट जो विदेश जाने के लिए देख रहे हैं उनके लिए पूरा ही वर्ष अच्छा है, क्योंकि पहले शुक्र शनि की युति होगी, शुक्र राहु की युति होगी, फिर राहु का प्रभाव लग्न पर पंचम पर रहेगा। तो ये वर्ष स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, भाग्य भी साथ देगा, मौके भी मिलेंगे, नए मौके आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और अपने स्टडी से कुछ अच्छा प्राप्त करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मंगल का भी एक एक्सटेंडेड प्रभाव आपके पंचम पर, फिर कुछ टाइम तक लग्न पर, जनवरी से लेकर अप्रैल तक लग्न में रहेंगे, फिर उसके बाद दोबारा आ जाएंगे, जून तक आपके पंचम को देखेंगे। तो मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो वर्ष का आधा हिस्सा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मंगल का के द्वारा बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभता दिख रही है, लाभ उठाइएगा। विशेष प्रेडिक्शन, नियमित गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो कोई गुरुतुल्य व्यक्ति, कोई सीनियर, कोई टीचर, उनके रेगुलर टच में रहिएगा। टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, स्टडी में बहुत टाइम लगाना है आपको, तभी सफलता होगी। साहस दिखाना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज कीजिए, सक्सेस अवश्य मिलेगी, नई संभावनाएं जैसे मैंने खोलेंगी। पुरानी चीज़ों से निकलना पड़ेगा, एक बैगेज लेके साथ में चलेंगे तो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा अंतर मन पर ध्यान दीजिए, आत्ममंथन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, लोगों से दूर रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ओवर एक्साइटमेंट से दूर रहना है आपको इस वर्ष, और
सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकलिटी में रहना, किसी की बातों में नहीं आ जाना कि किसने बोल दिया कि हाँ ऐसा हो जाएगा और आप एकदम एक्साइटेड होकर उस चीज़ को स्टार्ट कर दिया करना। तो इन सारी ही चीज़ों पर विचार करेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की जो आपको इस वर्ष बहुत गहनता से जिन पर काम करना है। गुरु 14 मई को लग्न में आ जाएंगे तो वो आपके बाधकेश हैं, तो कुछ कार्यों को डिले करेंगे। तो आपको प्लानिंग बहुत अच्छी करनी है ताकि कार्यों में डिले ना हो। और यही गुरु क्योंकि मारक भी है, रोग आदि की बात तो मैंने कर ली थी, लेकिन ये थोड़ा सा आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी भरेंगे, उस चीज़ से आपको बचना है। आपके शनि अष्टमेश हैं तो वो क्योंकि 10वें घर में लंबा समय बिताएंगे, तो इसमें भी कभी कभी ना कार्यों में, जॉब हो या नॉर्मल जीवन हो, उसमें डिले होता है, पोस्टपोन होती है चीज़ें, और आपके एफर्ट्स भी कभी कभी कम हो जाते हैं, तो इसका भी आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। केतु तीसरे घर में 18 मई को आ जाएंगे, तो यहाँ से कभी कभी कम्युनिकेशन गैप स्टार्ट होते हैं, व्यक्ति अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से दूर होना शुरू होता है। और नवम के राहु कभी कभी व्यक्ति को बहुत अनप्रैक्टिकल भी कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको स्पेशली साल के मध्य भाग के बाद से ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ ही ज़्यादा ओवर प्रोडक्टिव होने की कोशिश मत कीजिएगा, ओवर क्रिएटिव होने की कोशिश मत कीजिएगा। कहाँ पे रुकना है ना, जो व्यक्ति जानता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, rather than इसको पता ही नहीं कि कब तक ट्राई करते रहना या कितनी चीज़ों को का समावेश करना है जीवन में। अपने दिनचर्या को कंट्रोल में रखिएगा, किसी पर ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिएगा, प्रॉब्लम देगा ये करना। और ग्लानि की भावना में अगर रहे तो पूरा साल बर्बाद कर देंगे, ये तब हो गया था, वो तब हो गया था, क्योंकि उसकी संभावना दिख रही है। अधिकतम लोग जो नहीं अपने पोटेंशियल से को परिपूर्ण कर पाते ना, वो क्योंकि अतीत में रहते हैं, तब मैंने ये कर लिया था, तब मैं वो करता था। अरे भाई तब करते थे, अब तो नहीं करते, नहीं कर पाते, अभी क्या कर सकते हैं उस पर विचार कीजिए। तो इन सब पर ध्यान देना पड़ेगा। सही टाइम पे साइलेंस, सही टाइम पे मौन, ये अगर आप समझ पाए इस वर्ष तो बहुत अच्छा रहेगा। बर्डन रहेगा पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली, तो उसको मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। ये ऐसा वर्ष है जब आपके अपने सगे संबंधी, आपके दोस्त आपको कई बार धोखा देंगे या बड़ा धोखा देंगे, तो उससे भी बच के रहना है। और ट्रस्ट नहीं करना, मैं ये कहूँगा, बार बार आपको, शायद मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ, ये वर्ष ऐसा है जब किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। विश्वासघात बहुत बार होगा इस वर्ष। अगर समझ पाए, संभल पाए सही टाइम पर तो अच्छा है, नहीं संभल पाए, नहीं समझ पाए तो प्रॉब्लम्स होंगी। अपने कार्यों को पूर्ण कीजिएगा, जितना अपूर्णता लाते रहेंगे जीवन में उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी। अब उपायों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सामान्य उपाय जो आप सभी को करना है, क्या उपाय है? आपको ये उपाय 4 बुधवार करना है। कुछ सामग्री आपको एकत्रित करनी है, एक मीठा पान, कुछ पेड़े, जो भी पेड़े बनते हैं मिठाई में, पेड़े, कुछ लड्डू और मिश्री, इन चीज़ों का आपको गणपति जी को भोग लगाना है। साथ ही में जो पेड़े हैं उस पर एक केसर का तिलक भी लगा लीजिएगा। तो इन सब चीज़ों का भोग लगाइएगा। 4 तिल के तेल के दिए भी पहले अर्पण कीजिएगा, फिर इन सब चीज़ों का भोग लगाइएगा। और फिर वहीं पर बैठकर गणेश जी के सामने गणेश चालीसा का 5 बार पाठ करना है और ओम शिव सुताय नमः, ओम शिव सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आपको 4 बुधवार करना है। अवश्य इस उपाय को करेंगे तो जीवन में बहुत स्थिरता रहेगी। और दूसरा उपाय क्या करना है 4 बुधवार? आपको गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है। जो लोग विदेश में रहते हैं, आज की डेट में बहुत ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल है, आपको जिस पर विश्वास हो उनके माध्यम से ऑनलाइन गौशाला आदि में डोनेट कर सकते हैं। तो ये 2 उपाय आपको 4 बुधवार करने हैं जीवन में जो नकारात्मकता है उसको कम करने के लिए। अब बात करते हैं सेहत के लिए क्या उपाय आपको करना है। शिव मंदिर जाना है। इस उपाय को आपको 3 सोमवार करना है। सबसे पहले महादेव का शुद्ध गाय के दूध से अभिषेक करना है, फिर गंगा जल से अभिषेक करना है। आपको 21 बेलपत्र अर्पण करने हैं महादेव पर और चंदन का तिलक भी लगाना है। इसके सामने महादेव के, इसके बाद महादेव के सामने 8 घी के दिए अर्पण करने हैं महादेव को। और वहीं पर बैठकर आपको ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और मंदिर में तिल के तेल का दान करना है।
ये उपाय कर लेंगे, अवश्य सेहत वाइज आपको बहुत साथ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि धन धान्य नौकरी व्यापार सब में संपूर्ण रहे, उसके लिए क्या करें। आपको ये उपाय 3 पूर्णिमा करना है। क्या उपाय है, आपको पूर्णिमा के दिन किसी भी दुर्गा मंदिर जाना है, वहाँ पर आपको गेहूं के आटे का और दूध का दान करना है। ये उपाय आपने कर लिया। और पूर्णिमा के ही दिन, ये घर में भी कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के लिए किसी भी गुड़ की मिठाई का भोग लगाइएगा, घर में ही बनी कोई भी मिठाई बनाइए, उसमें गुड़ का उपयोग कीजिएगा। फिर आपको उस मिठाई का सबसे पहले तो लक्ष्मी जी की पूजा कीजिएगा जैसे भी आप करते हैं। फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाइएगा जो गुड़ की मिठाई है, और इसके साथ ही आपको लक्ष्मी जी के सामने बैठकर लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ करना है, और ओम सौभाग्य स्वरूपिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको जो धन धान्य है इसमें, नौकरी है व्यापार है इसमें काफ़ी संपन्नता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कि रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ में सब ठीक रहे तो उसके लिए क्या करें। ये उपाय आपको 3 शुक्रवार करना है। किसी भी शिवलिंग या शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का और माता पार्वती जी का आपको एक द्रव्य से अभिषेक करना है। क्या क्या होगा उस द्रव्य में, गंगा जल, गुलाब जल और कोई भी इत्र, इससे आपको अभिषेक करना है दोनों का। फिर वहीं पर बैठकर गौरी चालीसा और शिव चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। और आपको उसी मंदिर में जो ब्राह्मण देवता वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, उनको आपको चीनी का, और चीनी की जगह मिश्री उपयोग किया, चीनी मत कीजिएगा, मिश्री का और गुड़ का दान करके आना है। ये उपाय कर लेंगे 3 शुक्रवार, अवश्य आपका जो मैरिड लाइफ है, रिलेशनशिप है, उसमें काफ़ी संपन्नता रहेगी। तो आशा करता हूँ कि जो वीडियो है ये आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।